नमस्कार, हॉर्नबिल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विशालगढ़। खबरों की शुरुआत करेंगे। सीएम धामी आज नैनीताल के दौरे पर रहेंगे। सीएम जिम कॉर्बेट मैरियल रिजॉर्ट एंड स्पा के शुभारंभ के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में भी शिरकत करेंगे। वहीं अल्मोड़ा में हेमवती नंदन बहुगुणा स्पोर्ट्स स्टेडियम में भी सीएम जाएंगे, जहां सरकार के 3 साल पूर्ण होने के अवसर पर आयोजित बहुउद्देशीय और अन्य आयोजित कार्यक्रमों में प्रतिभाग करेंगे। इसके साथ ही स्वामी विवेकानंद द्वार अल्मोड़ा का सीएम उद्घाटन भी करेंगे। तो आपको बता दें कि आज नैनीताल और अल्मोड़ा के दौरे पर रहने वाले हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, जिसको लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और आज कई तरह के कार्यक्रमों में भी शिरकत करेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। हेमवती नंदन बहुगुणा स्टेडियम में कार्यक्रम का आयोजन होगा। धामी सरकार को हो रहे 3 साल पूरे और ऐसे में स्वामी विवेकानंद द्वार का भी होगा उद्घाटन। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज नैनीताल दौरे पर रहने वाले हैं। साथ ही इस दौरान कई कार्यक्रमों में भी शिरकत करेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, जिसको लेकर तैयारियां भी पूरी कर ली गई हैं। प्रशासन की ओर से भी व्यवस्थाएं कर ली गई हैं। तो ऐसे में आज का ये दौरा काफी अहम भी माना जा रहा है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का। सीएम धामी का आज नैनीताल और उधम सिंह नगर का ये दौरा रहने वाला है आज, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज कई कार्यक्रमों में भी शिरकत करेंगे। और संवाददाता अरुण सैनी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अरुण, क्या कुछ जानकारी मिल रही है, किस तरह का कार्यक्रम रहने वाला है आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का? बिल्कुल विशाल, आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कई कार्यक्रम रहने वाले हैं। अभी जो है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की बैठक भी आज हुई है और इसी के साथ ही अब नैनीताल मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचेंगे। वहां पर भी कार्यक्रम में प्रतिभाग मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी करेंगे। इसी के साथ ही फिर उसके बाद अल्मोड़ा में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज पहुंचेंगे और धामी सरकार के 3 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में कई कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आयोजित किए जा रहे हैं। उन कार्यक्रमों में भी प्रतिभाग मुख्यमंत्री करेंगे। उसमें 3 वर्षों की धामी सरकार की जो उपलब्धियां रही है, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के द्वारा जो फैसले लिए गए हैं, चाहे वो यूसीसी हो, नकल विरोधी कानून हो, धर्मांतरण कानून हो, भू कानून हो, इस तरीके से तमाम जो फैसले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के द्वारा लिए गए हैं, उनके जनता के बीच में लेकर के भारतीय जनता पार्टी की सरकार जा भी रही है और सवाल इसी तरीके के कार्यक्रम जो लगातार वो प्रदेश में हो रहे हैं। प्रतिभाग मुख्यमंत्री वहां पर करेंगे और सरकार की उपलब्धियों पर जनता के बीच में भी रखेंगे और आने वाले समय में सरकार कुछ कार्य करने के आगे किस तरीके से जनता का सहयोग होगा, किस तरीके से काम होंगे, क्या कुछ योजनाएं बुलाकर को लेकर उन सबका जिक्र भी करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज दिखाई देंगे। अरुण, ऐसे में क्या माना जाए, क्योंकि सरकार के 3 साल का कार्यकाल भी पूरा हो रहा है, बड़ी उपलब्धियां भी इस दौरान रही हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की, तो क्या माना जाए, किस तरह की तैयारियां हैं, किस तरह के और कार्यक्रम रहने वाले हैं? सर, कई कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी इस तरीके से आयोजित कर रही है और ब्लॉक स्तर तक कई कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं और चाहे प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हो या अन्य कार्यक्रमों के माध्यम से हो, लगातार सरकार की उपलब्धियों को जनता के बीच में भारतीय जनता पार्टी और उसका संगठन लेकर के जा रहा है। तो ऐसे में क्या कुछ और भी कार्यक्रम होते हैं इस तरीके से और आने वाले समय में सरकार के द्वारा क्या कुछ योजनाएं प्रदेश में चलाई जाती हैं और किस तरीके से क्या कुछ फैसले मुख्यमंत्री के द्वारा लिए जाते हैं, तमाम चीजें देखने वाली है। ऐसे में किस तरह से रूपरेखा भी तैयार की जा रही है अरुण, और लोगों से एक जुड़ाव और ज्यादा करने की किस तरह से कोशिश भी की जा रही है? अरुण, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? संपर्क अरुण से टूट गया है, दोबारा उनसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। आपको बता दें कि आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी नैनीताल के दौरे पर रहने वाले हैं, जहां पर तैयारियां जोरों शोरों से कर ली गई हैं। और बड़ी खबर का रुख करेंगे। उत्तराखंड में अवैध मदरसों के खिलाफ कार्रवाई जारी। प्रदेश भर में अब तक करीब 110 मदरसों के खिलाफ यह कार्रवाई की गई है, जहां पर सीएम धामी के निर्देश पर प्रशासन का एक्शन जारी है। प्रदेश के
सीमावर्ती क्षेत्रों में सबसे ज्यादा अवैध मदरसे बिना मदरसा शिक्षा परिषद की अनुमति के ही मदरसे संचालित हो रहे थे, जिन पर यह बड़ी कार्रवाई भी की गई है और अब तक 110 मदरसे सील भी किए गए हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर उत्तराखंड में अवैध मदरसों के खिलाफ कार्रवाई जारी है और प्रदेश भर में अब तक करीब 110 मदरसे सील भी किए गए हैं। सीएम धामी के निर्देश पर प्रशासन का एक्शन जारी है। प्रदेश में सीमावर्ती क्षेत्रों में सबसे ज्यादा अवैध मदरसे बिना मदरसा शिक्षा परिषद की अनुमति से ही संचालित हो रहे थे मदरसे, जिन पर यह बड़ी कार्रवाई भी अब देखने को मिल रही है। तो बड़ी कार्रवाई इस दौरान की गई है अवैध मदरसों के खिलाफ और अब ये आंकड़ा बढ़कर 110 के पार पहुंच गया है, जहां पर 110 मदरसे सील कर दिए गए। और संवाददाता योगेश आर्य हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। योगेश, क्या कुछ जानकारी मिल रही है, किस तरह से ताबड़तोड़ कार्रवाई अवैध मदरसों के खिलाफ की जा रही है? देखिए विशाल, बिल्कुल उत्तराखंड में अवैध मदरसों के खिलाफ कार्रवाई जारी है। पहले पूर्व में हुई कार्रवाई में 52 मदरसों को सील किया गया था। इसके बाद जो है अब ये संख्या बढ़कर 110 हो गई है। प्रदेश भर में करीब 110 मदरसों पर जो है कार्रवाई करते हुए सील कर दिया गया है। देखिए बता दें कि अभी हाल ही में सीएम धामी ने एक बैठक की थी और बैठक में साफ तौर पर निर्देश दिए थे कि जो अवैध रूप से मदरसे संचालित हो रहे हैं उन पर जो है कार्रवाई की जाए, उनकी जांच की जाए। तो जांच की टीम के लिए एक और जहां एसडीएम स्तर पर जांच टीम गठित की गई थी, तो वहीं 13 जो पुलिस मुख्यालय वहां से 13 जनपदों के जो एसएसपी हैं उनको निर्देशित किया गया था कि इंटेलिजेंस के द्वारा जो है इसकी जांच कराई जाए। तो यानी कि 2 स्तरीय जांच चल रही थी। दोनों के तौर पर दोनों जांच की जो शासन रिपोर्ट आई थी उसमें जो है 110 मदरसों पर अब तक कार्रवाई हो चुकी है और अन्य कई ऐसे मदरसे हैं जो भी रडार पर हैं। देखिए विशाल, सबसे बड़ी बात यह है कि जो मदरसे हैं जिन पर कार्रवाई हुई है ये प्रदेश के सीमावर्ती क्षेत्रों में है, जहां पर इनकी संख्या ज्यादातर निकल कर आ रही है और ये मदरसा बोर्ड से पंजीकृत नहीं है, यानी कि पंजीकृत न होने की वजह से जो है लगातार इनकी जांच की जा रही है। और जांच इसमें ये भी पहलू पर जांच हो रही है कि आखिरकार ये संचालित किस बेस पर हो रहे हैं, उनको फंडिंग कहाँ से हो रही है और आखिरकार जो इनमें बच्चे और शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं उनको किस तरह की शिक्षा दी जा रही है और वो छात्र कहाँ के रहने वाले हैं। तो हाल ही में जिस तरह से शिक्षा को लेकर खुलासा हुआ था उसमें साफ तौर पर बड़ा खुलासा हुआ था कि अधिकांश बच्चे जो है उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, तो निश्चित तौर पर जो है वहां से आकर के यहाँ पर शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। तो इसको लेकर के एक और जांच शुरू की गई थी कि आखिरकार वहां से ही बच्चे को लाए जा रहे हैं। तो निश्चित तौर पर जो है इसको तमाम तरह की जांच की जा रही है और अभी तक कार्रवाई की अगर बात करें तो 110 मदरसों को सील किया जा चुका है। जी, ऐसे में क्या माना जाए योगेश, क्योंकि लगातार कार्रवाई तो की ही जा रही है और 110 मदरसे जो कि अवैध रूप से संचालित थे, इतनी बड़ी कार्रवाई की गई, आखिरकार ये कार्रवाई पहले क्यों नहीं शुरू हो पाई या फिर अब देर से सरकार और प्रशासन जागे हैं? देखिए इस पर जो है लगातार जो है शिकंजा कसा जा रहा है। अगर पहले की बात की जाए तो पहले से इसकी टीम जो है वो जांच कर रही थी और लंबे समय से इसकी जो जांच है वो एसडीएम स्तर पर अल्पसंख्यक अधिकारी और जो है राज्य मदरसा बोर्ड के जो कर्मचारी हैं उनकी एक टीम बना करके की जा रही थी। लंबे समय से जांच करने के बाद जो शासन को रिपोर्ट सौंपी गई थी उसके बाद से कार्रवाई शुरू की गई थी और वो पहली चरण की अगर बात करें तो उसमें करीब 52 मदरसे सामने आए थे जिनमें जो है कार्रवाई की गई थी। अब ये 110 संख्या पहुंच गई है और लगातार जो अन्य और मदरसे हैं वो भी रडार पर है जिनकी जांच की जा रही है। हालांकि अब इस तौर पर जो ये मदरसे सील किए गए हैं इसमें अब दूसरे पहलू पर ये जांच हो रही है कि आखिरकार ये जो संचालित हो रहे थे इनकी फंडिंग कहाँ से आ रही है, वो कौन लोग थे और उनकी आय का स्रोत क्या है जो फंडिंग कर रहे थे। तो इस पर भी जांच की जा रही है। हालांकि अगर इस पूरे प्रकरण की बात करें, इस पूरे मदरसे की कार्रवाई की बात करें तो इस पर जो है कहीं न कहीं विपक्ष जो है वो सवाल उठाता नजर आ रहा है। उनके ओर से कहा जा रहा है कि ये मदरसे में जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो ऐसे आए हैं जो परिवार से जिनका परिवार बोझ नहीं उठा सकता, जिनको परिवार पढ़ा नहीं सकता, तो ऐसे बच्चों पर जो है कहीं ना कहीं जो है उनको ला करके यहाँ शिक्षा दी जाती है। लेकिन सबसे मेन जो मोटिव है सरकार का, वो चाहते हैं कि पंजीकरण हो और पंजीकरण होने के बाद वहाँ पर एनसीईआरटी का पाठ्यक्रम पढ़ाया जाए, वहाँ पर जो है खान पीन की जो व्यवस्था है उसकी तमाम व्यवस्था हो जो सरकार की ओर से दी जाती है, वो तमाम व्यवस्थाएं यहाँ होनी चाहिए। ये नहीं मिल पा रही है, इस कारण जो है अवैध रूप से संचालित हो रहे हैं और ना ही सरकार के शुरू में लेखा जोखा है कि आखिरकार वहाँ पर किस तरह का पाठ्यक्रम पढ़ाया जा रहा है। तो निश्चित तौर पर इन अवैध मदरसों पर इसी वजह से जो है लगातार कार्रवाई देखने को मिल रही है और कई ऐसे मदरसे हैं जो भी रडार पर जिन पर आने वाले कल वक्त में देखने को मिल सकती है बड़ी कार्रवाई की। बिल्कुल योगेश, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और मदरसों से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। हरिद्वार में अवैध मदरसों पर बड़ी कार्रवाई की गई है। प्रशासन ने फिर 4 मदरसों को सील भी कर दिया गया है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर लालढांग में मदरसा फजूल इस्लाम को भी बंद किया गया है। दस्तावेज अधूरे होने पर ये कार्रवाई की गई है और प्रशासन की ओर से हरिद्वार में ये बड़ी कार्रवाई भी देखने को मिली है।
जहां पर हरिद्वार में अवैध मदरसों पर यह बड़ी कार्रवाई हुई और 4 मदरसों को इस दौरान सील भी किया गया है। मदरसा फजूल इस्लाम को भी बंद किया गया। दस्तावेज अधूरे होने पर यह बड़ी कार्रवाई इस दौरान भी की गई है। और संवाददाता मनोज कश्यप हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। मनोज, क्या कुछ जानकारी मिल रही है, किस तरह से कार्रवाई की गई? बिल्कुल, देखिए विशाल, हमने लगातार देखा कि उत्तराखंड सरकार के द्वारा जो तमाम जो अवैध मदरसे हैं उनको सील करने का आदेश दिया गया है। हरिद्वार में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कल पहुंचे थे प्रतिनिधि में जो कार्यक्रम था, उस दौरान भी उन्होंने इस बात को कहा है कि जो अवैध है उसको बिल्कुल नहीं छोड़ा जाएगा, जो वैध है उसको छेड़ा नहीं जाएगा। तो लगातार हमने देखा कि हरिद्वार प्रशासन की जो टीम है ऐसे मदरसों को चिन्हित कर रही है जो यहाँ पे अवैध है और लगातार ही उनको सील करने का काम किया जा रहा है। ताजा मामला श्यामपुर थाना क्षेत्र के, जहाँ पे 4 मदरसों को सील किया गया और यहाँ पे प्रशासन की जो टीम थी वो पहुंची थी। लगातार ही यहाँ पे एक लिस्ट भी तैयार की जा रही है ऐसे मदरसों की, उनको चिन्हित किया जा रहा है। पहले उनको नोटिस दिया जाता है, वो कहा जाता है कि अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट है तो उसको प्रशासन के सामने प्रस्तुत करें, अगर कोई डॉक्यूमेंट नहीं दिखा पाता है तो उस पर वहाँ पे सील की कार्रवाई की जाती है। जी विशाल। बिल्कुल मनोज, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे। ब्रह्मलीन पायलट बाबा की करोड़ों की संपत्ति को लेकर अब चर्चाएं तेज हो गई हैं। बाबा के निधन के बाद आश्रम में रह रहे साधु संतों और शिष्यों के बीच मतभेद भी शुरू हो गए हैं, जिससे आश्रम की व्यवस्थाएं भी प्रभावित हो रही हैं। संत ब्रह्मानंद गिरी ने पुलिस को पत्र लिखकर आरोप लगाया था कि कुछ लोग आश्रम की जमीन हड़पने की कोशिश कर रहे हैं। उनकी शिकायत के बाद प्रशासन ने एसआईटी का गठन किया था और अब मामले की जांच भी जारी है। 30 अप्रैल से चारधाम यात्रा की शुरुआत होने वाली है, जिसकी तैयारियां इन दिनों जोरों शोरों से जारी है। सड़कों को दुरुस्त किया जा रहा है, तीर्थयात्रियों को रुकने की भी व्यवस्था की जा रही है। यात्रा के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन भी जारी है और सरकार का दावा है कि इस बार पुराने सभी रिकॉर्ड टूट जाएंगे। इधर विपक्ष कह रहा है कि यात्रा से पहले सरकार व्यवस्थाओं को लेकर बड़ी बड़ी बातें करती है, लेकिन जब यात्रा शुरू होती है तो व्यवस्थाओं पर सवाल उठने लगते हैं। 2 दिनों में ही 3 लाख से ज्यादा यात्रियों ने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किया है, लिहाजा उम्मीद है कि इस बार तीर्थयात्रियों की संख्या बहुत ज्यादा होगी। तीस अप्रैल से देवभूमि उत्तराखंड में विश्व प्रसिद्ध चारधाम यात्रा शुरू होने जा रही है, जिसके लिए 20 मार्च से शुरू हुए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन में अभी तक 3,80,823 श्रद्धालुओं ने चारधाम के लिए रजिस्ट्रेशन करा लिया है। इस बार शुरुआत में ही हुए रजिस्ट्रेशन ने पिछले साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। बीते साल 2024 में पहले दिन करीब 1,50,000 श्रद्धालुओं ने रजिस्ट्रेशन कराया था। इस बार पहले दिन ही सबसे ज्यादा रजिस्ट्रेशन केदारनाथ धाम के लिए हुए हैं। देखिए, उत्तराखंड राज्य की जो हमारी चारधाम यात्रा है, जो उत्तराखंड राज्य की आर्थिक रीढ़ मानी जाती है, वो लगातार अपनी जो उनकी एक पहचान है देश और विदेश में, लगातार उसकी पहचान बढ़ रही है और यहाँ देश और दुनिया के सैकड़ों करोड़ों लोग लगातार यहाँ पर प्रतिवर्ष आते हैं। और इस वर्ष भी जिस प्रकार से आदरणीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के द्वारा पहले ही चारधाम यात्रा की तैयारियों के निर्देश दिए गए हैं। खास बात यह है कि सबसे अधिक श्रद्धालुओं ने पोर्टल के जरिए रजिस्ट्रेशन करवाया है। पर्यटन विभाग से मिली जानकारी के अनुसार अभी तक 3,80,823 श्रद्धालुओं ने रजिस्ट्रेशन करा लिया है। इसके साथ ही चारधाम यात्रा के लिए 1,750 निजी वाहन भी रजिस्टर्ड किए गए हैं। पर्यटन विभाग की वेबसाइट registration@touristcare.uk.gov.in व मोबाइल ऐप टूरिस्ट केयर उत्तराखंड पर चारधाम यात्रा के लिए पंजीकरण कर सकते हैं। किसी भी यात्री को पंजीकरण के लिए किसी तरह की परेशानी न हो, इसके लिए टोल फ्री नंबर 01351364 जारी किया गया है, जो 24 घंटे संचालित है। प्रधानमंत्री जी स्वयं आकर यहाँ चारधाम यात्रा को प्रोत्साहित करने के लिए शीतकालीन यात्रा का भी शुभारंभ करते हैं। तो निश्चित रूप से सरकार के द्वारा जो लगातार प्रयास किए जा रहे हैं और मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो लगातार चारधाम यात्रा के प्रोत्साहित करने के जो काम किए जा रहे हैं, उसको लेकर के देश और दुनिया में हमारी जो चारधाम यात्रा है उसके प्रति लोगों का उत्साह बढ़ रहा है और आस्था का जो सनातन धर्म की एक आस्था का केंद्र हमारी चारधाम यात्रा है। तो निश्चित रूप से ये लगातार इसके प्रति लोग उत्साहित हो रहे हैं। राज्य के मुखिया पुष्कर सिंह धामी चारधाम यात्रा की तैयारियों के लिए कई बार बैठक कर चुके हैं, आदेश दे चुके हैं। सीएम धामी ने आदेश दिया है कि चारधाम यात्रा के दौरान
पर्यावरण संरक्षण व स्वच्छता का संदेश दिया जाए। इसके लिए ग्रीन चार धाम यात्रा अभियान की शुरुआत की जाए। उन्होंने यात्रा मार्गों पर शौचालयों की पूर्ण व्यवस्था के साथ ही पिंक टॉयलेट की पर्याप्त व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं। कहा है कि जनप्रतिनिधि और अधिकारी भी स्वच्छता अभियान चलाएं। तीर्थ यात्रियों की संख्या को लेकर विपक्ष भी खुश है, लेकिन सरकार से व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने की मांग कर रहा है। चारधाम यात्रा को लेकर के श्रद्धालुओं में हमेशा से उत्साह रहा है। ये तो वैदिक काल से चारधाम यात्रा चल रही है और जब दुर्गम रास्ते होते थे, बड़ी विकट परिस्थितियां होती थी, तब भी उत्साह के साथ लोग चारधाम यात्रा के लिए आते थे। अब जिस तरीके से सरकार ने इस बार कैबिनेट में रजिस्ट्रेशन और डिक्लेरेशन की पॉलिसी की घोषणा की, चारधाम महापंचायत है, टैक्सी ऑनर्स एसोसिएशन है, होटल एसोसिएशन है, ट्रेड यूनियंस हैं, सब इसके विरोध में आ गए हैं। सब सरकार से जो है सरलीकरण की मांग कर रहे हैं। सरकार उनसे बातचीत नहीं कर रही है, वो महापंचायत की बात कर चुके हैं। तो चारधाम यात्रा को अगर सरकार व्यवस्थित रूप से चलाना चाहती है तो उसको जो है सभी स्टेक होल्डरों को विश्वास में लेना चाहिए, उनके सुझावों को सम्मिलित करके एक पॉलिसी बनानी चाहिए। और चारधाम यात्रा के दौरान जिस तरीके से स्वास्थ्य सेवाओं का अभाव हम देखते हैं, स्वास्थ्य सेवाओं के अभाव में बहुत से श्रद्धालुओं को अपनी जान भी गंवानी पड़ती है। इस प्रकार की अप्रिय घटनाएं अब दोबारा से न घटें, इसके लिए स्वास्थ्य विभाग को भी व्यापक तैयारियां करनी चाहिए। लेकिन धरातल पर जितनी बातें सरकार कर रही है उतनी व्यवस्थाएं नज़र नहीं आ रही हैं। अब जैसे ही चारधाम यात्रा शुरू होगी, सरकार ने कितनी व्यवस्थाएं की हैं उसकी पोल अपने आप खुल जाएगी। देहरादून में आरटीओ प्रशासन और चारधाम यात्रा के परिवहन नोडल अधिकारी सुनील शर्मा की अध्यक्षता में वाहन संचालकों की बैठक हुई। सुनील शर्मा ने कहा कि सभी बस, टेम्पो ट्रेवलर, मैक्स, टैक्सी और टूर एंड ट्रैवल ऑपरेटरों को बैठक में बुलाया गया। बैठक का मुख्य उद्देश्य था कि आने वाले चारधाम यात्रा में यात्रियों को अच्छी, सुरक्षित और उचित दरों पर वाहन उपलब्ध हो और यात्रियों के साथ अच्छा व्यवहार किया जाए। साथ ही उन्होंने कहा कि सभी टूर एंड ट्रैवल संचालक अपने यात्रियों का पंजीकरण कराएं ताकि उनको आसानी से ट्रिप कार्ड बनाकर अपने गंतव्य स्थान तक भेजा जा सके। देखिए, चारधाम यात्रा 2025 को देखते हुए हमने अपनी पूरी तैयारियां शुरू कर दी हैं। ज़्यादातर काम हमारा पूरा कर लिया गया है। इसी के क्रम में हमारे द्वारा सारे जो ट्रांसपोर्ट से संबंधित व्यवसायी हैं, चाहे वो बस ऑपरेटर हो, टेम्पो ट्रैवलर ऑपरेटर, मैक्सी, टैक्सी ऑपरेटर या फिर टूर एंड ट्रैवल ऑपरेटर्स हों, उन सबको मिलाकर एक बैठक करी थी। और बैठक का मुख्य उद्देश्य ये था कि आने वाली चारधाम यात्रा में एक तो जो यात्री आ रहे हैं उन्हें अच्छी, सुरक्षित और अफोर्डेबल रेट पर गाड़ियाँ उपलब्ध हों। दूसरा, उनके यात्रियों के साथ व्यवहार बहुत अच्छा होना चाहिए। तीसरा, जो भी यात्री ये लोग टूर एंड ट्रैवल्स वाले लेकर आते हैं उनको पहले पूर्व में पंजीकृत करा के लेकर आएँ ताकि उनको आसानी से ट्रिप कार्ड बनाकर अपने गंतव्य स्थान तक भेजा जा सके। इसके अंतर्गत ट्रांसपोर्टरों द्वारा ये हमसे लोगों से डिमांड करी गई है कि जो बाहर से आने वाली गाड़ियां हैं उनके द्वारा लोकल पर ही सवारियां उठाई जाती हैं, जिससे उनको बिजनेस का नुकसान होता है। उसके लिए उनके द्वारा रिक्वेस्ट की गई कि 15 दिन का ही ग्रीन कार्ड इनको दिया जाए बाहर की गाड़ियों को, और 15 दिन बाद वो बाहर से फिर सवारी लेके आती है तो उनको फिर ग्रीन कार्ड कर दिया जाए। इसके संबंध में हम लोगों ने परिवहन आयुक्त महोदय को अपना पत्र भेज दिया है और इस पर जल्दी ही निर्णय हो जाएगा। पिछले साल भी लाखों की संख्या में तीर्थयात्री चारधाम यात्रा में शामिल हुए और इस बार पहले दिन ही 1,65,000 रजिस्ट्रेशन हुआ है। उम्मीद है कि इस बार पुराने सारे रिकॉर्ड टूट जाएंगे। यात्रियों की संख्या बढ़ने से सरकार के साथ ही स्थानीय कारोबारियों को फायदा होता है, लेकिन इसके लिए जरूरी है कि यात्रियों के लिए बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं। चारधाम यात्रा के लिए राज्य सरकार पूरी तरह से तैयार है और उसको लेकर रजिस्ट्रेशन की भी शुरुआत कर दी गई है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया आज से शुरू हो गई है और इस दौरान यह भी देखा गया है कि बड़ी संख्या में लोगों ने बढ़ चढ़ कर रजिस्ट्रेशन कराना भी शुरू कर दिया है। इसी के चलते केदारनाथ में जहां 53,000 से अधिक श्रद्धालुओं ने रजिस्ट्रेशन कराया है, तो वहीं बद्रीनाथ में लगभग 49,000 श्रद्धालुओं ने रजिस्ट्रेशन कराया। साथ ही गंगोत्री और यमुनोत्री में भी यह आंकड़ा 30,000 के पार तक पहुँच जा चुका है और ऐसे में हेमकुंड साहिब में भी लगभग 1100 तीर्थयात्रियों ने अपना रजिस्ट्रेशन कराया। हालांकि ये रजिस्ट्रेशन वो हैं जो कि ऑनलाइन हो रहे हैं, जबकि ये भी कहा गया है कि 60% रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन होंगे, जबकि 40% जो रजिस्ट्रेशन होंगे वो ऑफलाइन किए जाएंगे। इसके लिए हरिद्वार समेत, ऋषिकेश समेत कई जगहों पर रजिस्ट्रेशन काउंटर भी बनाए गए हैं जहां पर जाकर लोग रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। ऐसे में तैयारियां जोरों शोरों से जारी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी पूरी तरह से जायजा ले चुके हैं और साथ ही
तमाम जो लोग पहुंचेंगे उनसे निवेदन भी किया जा रहा है कि वो अपनी हेल्थ की रिपोर्ट भी लेकर के आएं और साथ ही आधार कार्ड से भी रजिस्ट्रेशन कराना इस बार का अनिवार्य होगा। साथ ही लोगों से अपील भी की जा रही है कि सुख सुविधाएं भी उनको पूरी मिलेंगी, लेकिन उनको कुछ जरूरी बातों का ख्याल भी रखना होगा, जिसके लिए लगातार गाइडलाइंस भी जारी की जाएंगी। हॉर्नबिल टीवी के लिए देहरादून से विशाल गर्ग। 30 अप्रैल से शुरू हो रही विश्व प्रसिद्ध चारधाम यात्रा के लिए उत्तराखंड पुलिस ने पूरी तैयारियां अपनी कर ली है। ऐसे में पुलिस महानिरीक्षक गढ़वाल राजीव स्वरूप ने बताया कि पुलिस प्रशासन की तरफ से श्रद्धालुओं की सुरक्षा के साथ ही यातायात की व्यवस्थाओं को भी लेकर तैयारियां की जा चुकी हैं। इसके साथ ही श्रद्धालुओं के ठहरने, खाने पीने के साथ ही अन्य व्यवस्थाओं को भी दुरुस्त किया जा रहा है। साथ ही उन्होंने बताया है कि फर्जी रजिस्ट्रेशन को रोकने के लिए भी अलग से व्यवस्था बनाई गई है। देखिए, आगामी जो हमारी चार धाम यात्रा है, जो श्री धामों में श्रद्धालु आएंगे, उनके लिए प्रॉपर सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं, उनकी सुविधाओं के इंतजाम किए गए हैं। साथ साथ जो ट्रैफिक सिस्टम है उसको दुरुस्त किया जा रहा है। समय समय पर लोगों फोर्स को ब्रीफ किया जा रहा है कि किस तरीके से रूट को वो डाइवर्ट करें, कहाँ पे हॉल्टिंग स्टेशंस बनाएं। जहाँ पे हॉल्टिंग स्टेशंस बनाए जाएंगे, अगर श्री धामों में अगर श्रद्धालुओं की बहुत भीड़ है तो कहीं उनको हॉल्ट कराना हो पड़ सकता है, तो वहाँ पे हॉल्टिंग स्टेशन पे पूरी सारी जो व्यवस्थाएं हैं, रुकने की, खाने की, शौचालय की, सारी व्यवस्थाएं देखी जा रही हैं। साथ साथ जो रजिस्ट्रेशंस जो हो रहे हैं, जिसमें इस बार एक पॉलिसी डिसीजन लिया गया है चार धाम मीटिंग में, जिसकी अध्यक्षता माननीय आयुक्त गढ़वाल ने की थी, उसमें एक डिसीजन हुआ था कि 60% जो रजिस्ट्रेशन जो होंगे वो ऑनलाइन होंगे और 40% जो होंगे रजिस्ट्रेशन वो ऑफलाइन होंगे। पहले इस क्रम में कभी कभी शिकायतें मिलती हैं फर्जी रजिस्ट्रेशंस की, तो इसी को देखते हुए वहाँ पे हम लोगों ने एलआईयू की टीम को डिप्लॉय किया है। साथ साथ वहाँ पर सिविल में भी हमारे जो पुलिसकर्मी होंगे वो मौजूद होंगे, और एक शिकायत केंद्र भी वहाँ पे बनाया जाएगा, ताकि किसी को भी किसी तरीके की ऐसी आकांक्षा लगे, प्रोबेबिलिटी की कोई फर्जी रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं, तो वो हमें। और फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी। नमस्कार।